हाँ, तो लास्ट टाइम हमने 8 और 9 दो मीटिंग एक साथ में देख ली थी और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी थी, पर एक इम्पोर्टेंट बात थी उसके अंदर मेंटल एक्सक्रीशन, मतलब कि हम जो मानसिक स्तर के ऊपर जो कचरा एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं, गलत विचारों का, गलत वृत्तियों का, तो वो उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके आगे एक और बात भी थी कि हमारे अंदर जिस तरह का हमारा वाइब्रेशनल टोन होता है, इसी तरह के इम्पल्स को हम अंदर आने देते हैं और जैसा इम्पल्स अंदर आया इसी तरह की प्रोसेस होके फिर वो बाहर निकलता है। तो दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो जो बाहर निकल रहा है उसकी क्वालिटी का आधार तो अंदर क्या आ रहा है, इनपुट कैसा है, उसके ऊपर जो बाहर निकल रहा है उसका आधार है। इसीलिए हमें हमारा वाइब्रेशनल टोन को इतना ऊंचा करना चाहिए ताकि उच्च प्रकार के वाइब्रेशन, उच्च प्रकार के इम्पल्सिस को ही हम अंदर आने दें और हमारी जो विचार प्रक्रिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रह सके। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी साधना करके 3 स्टेप रिफाइनिंग, गायत्री साधना, क्योंकि मंत्र साधना इसके अंदर बहुत उपयोगी है। वाइब्रेशनल टोन को जल्दी से अप करने के लिए गायत्री से बढ़िया शायद और कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद एक नए प्रकार के वाइब्रेशन जनरेट करती है। तो इस प्रकार कोई भी साधना करके हमें किसी न किसी प्रकार का हमारा इनर टोन है उसको बदलना है, एस्ट्रल बॉडी का टोन है उसको बदलना है, ताकि एस्ट्रल बॉडी अच्छे नए इम्पल्सिस को ग्रहण कर सके। और इंसान को बदलने के लिए एक ही ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। चाहे हम कितना भी उपदेश दे दे उसको, चाहे वो अच्छी पढ़ाई करे, सत्संग करे, कुछ भी करे, पर जब तक टोन बदलता नहीं है तब तक इंसान बदल नहीं सकता है। और टोन बदल करने के लिए साधना ही करनी पड़ती है। साधना किए बिना टोन अपने आप में नहीं बदल सकता। तो इसलिए साधना का इतना महत्व है। और तावरिया जी ने तो बहुत सारी साधनाएं दी है, हमारी पात्रता के अनुसार हम पसंद करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 8 9 मीटिंग में देखी थी। डायग्राम 1 के बारे में भी देखा था। अभी आज देखते हैं 10th मीटिंग, डिस्कोर्सिस 1, 10th मीटिंग, 29 अप्रैल 1982, पेज नंबर 30। Dear friends, further to what we have studied in the 8th and 9th meetings, we shall still have to study diagram 1, for it is most important. तो लास्ट टाइम भी डायग्राम की 1 की चर्चा तो की थी, अब उसके अंदर और भी कुछ पॉइंट बाकी है तो वो आज वो बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डायग्राम 1 सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक लेमैन जो है वो उसका जो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ये डायग्राम 1 बताता है। और साधक जो है वो शुरुआत में तो 2482 से शुरू करता है। जब नया आता है तो ज़्यादातर साधक 2482 वाले ही होते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके अपना रेशियो IESM केंद्रों का चेंज करना होता है। इसीलिए डायग्राम 1 इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन थिंकिंग आर 1. Incoming impulses, 2. Identical memory patterns, 3. The all-pervading divine and universal mind flowing through each individual thinking instrument. तो 3 प्रकार के फैक्टर्स जो है हमारे थिंकिंग के लिए, किसी प्रकार का भी थिंकिंग हो इसके लिए 3 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इनकमिंग इम्पल्स, मतलब अंदर कुछ आना चाहिए, अंदर कुछ आएगा, वो प्रोसेस होगा तो थिंकिंग प्रोसेस बनेगी आगे। तो अंदर जो आ रहा है 5 इंद्रिय से जो सूक्ष्म चीज़ अंदर आ रही है, शक्ति आ रही है, उसको इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं, एक प्रकार के स्पंदन है। दूसरा आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, तो वो भी हमने देखा कि हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर, जिसको तालुका कहते हैं, वहाँ
दो प्रकार की मेमोरी है, शैलो मेमोरी और डीप मेमोरी, जिसको सेक्शन 2A और 2B या लेटेस्ट में 3A और 3B भी कहा है। तो वहाँ मेमोरी पैटर्न सब पड़ी है, उसमें से जो आइडेंटिकल मेमोरी है, मतलब कि जिस प्रकार का इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया इसी प्रकार की मेमोरी जो पड़ी है, उसी चीज़ की मेमोरी अंदर पड़ी है, उसको बाहर आना पड़ता है और दोनों का मिलन होता है। और तीसरा, द ऑल परवेडिंग डिवाइन एंड यूनिवर्सल माइंड। जो डिवाइन माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, जिसके अंदर से ही ये शक्ति इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर आती है, और फिर वो जो यूनिवर्सल माइंड है वो हमारे अंदर जब आता है तब वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है। तो ये तीनों चीज़ों जो है वो व्यक्ति के थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, और वो तीनों मिलके जब वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब का जो ब्रेन और माइंड दोनों मिलके जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट बनता है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में चित्त भी है और ब्रेन भी है, दोनों की प्रोसेस है, इसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तावरिया जी कहते हैं। तो ये पूरी थिंकिंग की प्रोसेस है वो, ये इनके लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। These are common factors. You and I and the man in the street has these factors. From the king to poor sweeper, from the philosopher, scientist to the ordinary man and woman, and yet what comes out is different. The product is different. अब देखो ये इनकमिंग इम्पल्स, तो देख मानो कि कोई 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, वो एक ही चीज़ को देखते हैं। मानो कि 4 व्यक्ति एक ही गुलाब को देखता है, तो चारों व्यक्ति एक ही, गुलाब तो एक ही है, चारों व्यक्ति के अंदर उसका ही इम्पल्स जाएगा, पर उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस बनेगी और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब विचार जो बनेगा, वो चारों का अलग अलग हो सकता है। किसी को गुलाब पसंद आए, किसी को न भी पसंद आए, किसी को उसकी कोई इसकी उपेक्षा कर सकता है, मतलब कि उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देगा। तो अलग अलग, क्योंकि हमारे अंदर जो मेमोरी पैटर्न पड़ी है वो किस प्रकार से इसको रिस्पॉन्स देती है, और फिर आगे जाके जो IESM केंद्र, वहाँ इनका डिकोडिंग किस तरह होता है, कौन से केंद्र के ऊपर इसका डिकोडिंग होता है, इन सारी चीज़ों का आधार जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो इसीलिए व्यक्ति तो चाहे कितनी भी हो, एक ही चीज़ देखने वाली हो, फिर भी हर एक के विचार अलग अलग ही बनेंगे। One person would see a rose and smell it, another would put it in a buttonhole, a third person would write a poem, a fourth one would paint it, and a fifth one would make rose fragrance out of it and sell it. The reactions are different, the end product is different, and one may have an allergy to roses. तो यही बात है जो हमने अभी देखी, इस तरह कि एक ही चीज़ अलग अलग व्यक्ति देखते हैं तो वो उसका रिएक्शन उसका अलग अलग आएगा, उसका प्रतिभाव जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग आ सकता है। और यहाँ रोज़ का ही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि 5 प्रकार की व्यक्ति है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति को उसकी स्मेल लेगा और उसको स्मेल पसंद आएगी, कोई उसको अपने कोट के जो बटन होल है उसके अंदर डाल के घूमेगा, कोई व्यक्ति इसके ऊपर इसको देख के पोएम भी लिख सकती है, कोई व्यक्ति इसको देख के पेंट कर सकती है, और 5वीं व्यक्ति उसमें से इत्र बना के उसको भी बेच सकती है, या फिर कोई और व्यक्ति को इसकी एलर्जी भी हो सकती है, उसको छूने से उसको एलर्जी लगे या ऐसा कुछ। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। द इनकमिंग इम्पल्स may yet be the same. The divine and universal flowing mind is the same. Then it goes without saying that the memory patterns are making all the difference. तो यही बात है कि हर एक व्यक्ति के अंदर मेमोरी पैटर्न अलग है। रोज़ तो सबने देखा है, पर रोज़ की मेमोरी पैटर्न जो है वो हर एक व्यक्ति के अंदर है, और IESM के केंद्रों के अंदर जो लास्ट कलरिंग आता है, मतलब जो लाइक डिसलाइक वगैरह जो होता है IESM केंद्र के ऊपर, तो वहाँ उसका जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है कि वहाँ से पता चलता है कि भाई ये चीज़
पसंद है या नापसंद है, या उसके लिए कोई और अभिगम है, क्या है वो। इसलिए ये मेमोरी पैटर्न जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। These memory patterns are the small parallel lines you note in section 2A and 2B। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था डायग्राम के अंदर, अभी आपके पास किताब है तो डायग्राम के अंदर आप देख पाओगे लास्ट में कि आप जो है छोटी छोटी लाइंस इसके अंदर देख पाओगे, पैरेलल लाइंस है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। और ये सेंट्रल पैसेज से अंदर जैसे कि प्रवेश होता है दोनों साइड के ऊपर है, और दोनों प्रकार के लाइंस है, और वो लाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो ब्लैक डॉट है। तो ये जो लाइनिंग है उसको ही तवरिया जी मेमोरी पैटर्न कहते हैं। मेमोरी पैटर्न को उन्होंने इस तरह ड्रॉ करवाया है किसी के पास में, ताकि हम थोड़ा समझ सके कि अंदर ब्रेन के अंदर क्या प्रोसेस होती होगी। ईच लाइन हैज़ ए डॉट ऑन इट वेयर इट मीट्स द सेंट्रल पैसेज। The dot represents a door or a wall. Any one of these keeps on opening and closing without any method depending on incoming impulses. As haphazard as the incoming impulses are, so haphazard is the way these doors open and shut। अब ये जो है ये जो डॉट है, ये डॉट जो है उसको वाल कहाँ है, तो पहले तो लाइनिंग है, लाइनिंग को आप देख सकेंगे। वो लाइनिंग जो है वो मेमोरी पैटर्न से, और उसके साथ में जो डॉट डॉट डॉट्स आप देखेंगे चित्र के अंदर, तो वो जो है वो वाल है, उसको वाल कह सकते हैं या डोर कह सकते हैं। किस चीज़ के लिए डोर, कि जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया उसको प्रवेशने के लिए एक डोर चाहिए या ओपन वाल चाहिए। इसके लिए ये भगवान ने ये डोर और वाल वहाँ रखे ताकि इनकमिंग इम्पल्स अंदर प्रवेश कर सके। और ये अपने आप में ये बंद होते हैं, चालू होते हैं, बंद होते हैं, इस तरह को उसकी मेथड नहीं होती है, वो अपने आप में चालू बंद होते रहते हैं। और उसका आधार क्या है कि इनकमिंग इम्पल्स जो है वो किस तरह अंदर आया है। अगर वो हैफेजार्डली आता है, मतलब कि वो अव्यवस्थित रूप में, जल्दबाजी में या उटपटांग कोई अंदर इम्पल्स आ गया, तो हैफेजार्डली अगर वो आता है तो फिर ये जो डोर्स है वो इसी तरह काम करते हैं, वो जल्दी से बंद चालू होते रहते हैं। तो ये इनकमिंग इम्पल्स किस तरह अंदर आ रहा है, इसके ऊपर ये डोर खुला है या बंद है, उसका आधार ये इनकमिंग इम्पल्स की गति के ऊपर है। समटाइम्स दे डू नॉट ओपन एंड समटाइम्स दे डू नॉट शट, एंड वन कैन इमेजिन द कन्फ्यूजन दैट कैन अराइज इन ईच इंडिविजुअल माइंड। दिस इंटरनल कन्फ्यूजन क्रिएट्स इंटरनल नॉइस। एज लॉन्ग एज देयर इज नॉइस, an individual cannot experience silence which leads to peace of mind। तो ये जो है इसमें नॉर्मल आदमी के अंदर थोड़ी गड़बड़ी रहती है, वो कभी डोर जो है या जो वाल है वो कभी खुले ही रह जाते हैं और कभी बंद ही रहते हैं। तो इस तरह उसका कुछ न कुछ होता है, पर इसको ये सारी चीज़ तो हम देख नहीं सकते, शायद अभी अनुभव भी नहीं कर सकते, पर एक चीज़ का हमें कभी कभी अनुभव होता है। और कोई चीज़ हम देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि कुछ जैसे कि एक उलझन में आ जाते हैं कि ये क्या है करके, एक कंफ्यूज स्थिति अंदर बन जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारे जो अंदर के वाल है या वो कुछ ओपन स्थिति में रह गए हैं या बंद स्थिति के अंदर रह गए हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न की स्थिति से हमें पता चलता है कि भाई हमारा अंदर भी इस तरह की कुछ कामगिरी हुई है, और बार हम इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कोई चीज़ लेके, कोई चीज़ सुन के, कोई एकदम नई चीज़ देख के। और ये कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट करता है, इंटरनल नॉइस क्रिएट करता है। ये इंटरनल नॉइस हम सुन तो नहीं सकते हैं, पर फिर भी हमें एक पता चलता है कि भाई अंदर ज़्यादा गड़बड़ी है, दिमाग के अंदर ज़्यादा विचार आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ
जैसे कि एक प्रकार का अंदर शोर चल रहा है या कोलाहल चल रहा है, इस तरह का एक इंटरनल नॉइस क्रिएट होता है। जब व्यक्ति साधना के अंदर जाता है, थोड़ा डीप में जाता है, थोड़ा मेडिटेशन करने लगता है और सब थोड़ा साइलेंस का अनुभव करता है, तब उसको ये नॉइस का अनुभव होता है। और नॉइस का एक प्रकार ऐसा है कि जो कन्फ्यूज़न से क्रिएट होता है, पर दूसरे कुछ प्रकार के नॉइस हमेशा उसके अंदर चालू रहते हैं ब्रेन के अंदर, तो व्यक्ति उस नॉइस को सुन सकता है। पर अगर ये नॉइस है तो फिर व्यक्ति अंदर जो साइलेंस है उसका अनुभव नहीं कर पाएगा, और साइलेंस नहीं है तो फिर पीस ऑफ माइंड भी कहाँ से आएगी। मन की शांति के लिए पहले तो अंदर एक साइलेंस क्रिएट होना चाहिए, मतलब विचार एकदम कम हो जाने चाहिए, एक शांति की स्थिति, एक अंदर मौन की स्थिति, साइलेंस की स्थिति अंदर जन्म लेनी चाहिए। और फिर उस समय हो सकता है कि नॉइज़ जो है वो शायद न हो या एकदम कम हो। तो शांति के लिए हम कई बार पाठ पूजा करते हैं और बाद में बोल देते हैं ओम शांति शांति शांति। ऐसे बोलने से शांति नहीं आती है, ये जो है अंदर काम करना पड़ता है और ये साइलेंस को क्रिएट करना पड़ता है। जब अंदर साइलेंस क्रिएट होता है, और साइलेंस को क्रिएट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कॉन्शियस स्लीप और रिलैक्सेशन। आप जितना ज़्यादा फिज़िकल बॉडी को रिलैक्स कर पाओगे, इतना आपका दिमाग भी धीरे धीरे करके रिलैक्स हो जाएगा, शांत होता जाएगा, विचार जो है वो ड्रॉप्स होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और फिर आपको शायद शांति का अनुभव हो सके। तो ये अंदर की एक पूरी प्रक्रिया होती है, बाहर कुछ करने से ये नहीं आता है, अंदर प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। और ये रिलैक्सेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है अंदर प्रवेश करने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रकार का टेंशन है वो हमेशा विचारों को जन्म देता रहता है, और जब तक विचार है तब तक हमारा अंदर प्रवेश हो नहीं सकता। इसीलिए दिन भर में रिलैक्स रहने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है, या फिर रिलैक्स होने की कोई टेक्निक, कोई पद्धति, उसका हमें दिन भर में उपयोग करना चाहिए। 3 स्टेप अच्छी ढंग से करोगे तो भी बहुत आराम से और अच्छी तरह आप रिलैक्स रह पाओगे। What is peace of mind? It is a technique, a science, and unless one can methodically study and practice, one can never get it. तो ये पीस ऑफ माइंड क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है, एक साइंस है कि जिसका उसका हमें मेथोडिकली इसका अभ्यास करना पड़ता है। मेथोडिकली मतलब जैसे कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, जैसे तावरिया जी ने जो पूरी सिस्टम बनाई है योग के अंदर, और उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप्स एक्सरसाइजेज दी है, रिफाइनिंग दिया, उसके बाद में फेज दिए, फेज की अलग अलग सीरीज़ दी है, ये सब जो चीज़ है वो मेथोडिकल है। तो साधना हमेशा मेथोडिकल करनी पड़ती है, ऐसे हैफेजार्ड या आज ये कर लिया, कल दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, ऐसे करने से साधना नहीं होती है, ना कोई प्रोग्रेस होता है। तो अगर हमें पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना है अंदर से, तो कोई टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, और उसका जो साइंस है उसको समझना पड़ेगा, और मेथोडिकली सब चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी। प्लीज़ रिमेंबर देयर इज़ नथिंग लाइक विल और विल पावर। अब यहाँ एक और भी बात करते हैं कि भाई विल और विल पावर के लोग बहुत बात करते हैं। ये यहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हम विल का उपयोग करके मन को शांत कर देंगे, विचारों को कम कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो कोई करने भी जाता है तो वो एक प्रकार का सप्रेशन ही होता है, वो कोई मेथोडिकल प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ इसके कनेक्शन में ये विल की बात कर रहा है कि भाई विल जो आप कहते हैं या विल मानते हैं, ऐसा विल जैसा कुछ है नहीं, और जिसको आप विल कहते हैं और कुछ नहीं है, वो तो एक प्रकार की जिद है। आदमी जिद करता है और सोचता है कि मेरे अंदर विल है या विल पावर है, पर ये है नहीं, ये तो एक जिद है। और जिद जो है वो तो माइंड का एक फंक्शन है, और जो रियल विल है वो अंदर की एक अलग स्ट्रेंथ है, वो अलग चीज़ है। We know mule can be stubborn. If you call this will or willpower, then it would be
अ डिफरेंट थिंग। तो अभी अब हम देखते हैं जब हिमालय वगैरह जाते हैं तो खच्चर वहाँ बहुत होते हैं। अब खच्चर जो होते हैं वो बहुत अड़ियल होते हैं, एक बार वो खड़े हो गए फिर आप चाहे इसको कितना भी फटकारो मारो वो हिलता नहीं है। तो वो खच्चर जैसी जो चीज़ है उसको अगर हम व्हील कहते हैं तो फिर वो तो हम जाने वो कौन सी व्हील है। बाकी जो रियल व्हील है वो अलग चीज़ है। हम जिसको व्हील कहते हैं वो खच्चर जैसी जिद्दी जो चीज़ है, एक जिद को पकड़ के बैठ गए और उसको व्हील नहीं कहा जाता है। और ऐसी चीज़ लंबा समय टिकती भी नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हम जिद से कुछ प्राप्त कर लेंगे तो ये एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि जिद जो है वो तो माइंड का एक भाग है और माइंड कभी भी एक ही चीज़ के ऊपर लंबा समय टिक नहीं सकता है। When we mean will is the force developed within over a long period of sincere practices that enable one to control certain important processes within or direct them। अब यहाँ बताते हैं कि विल्स क्या है। विल्स हकीकत में एक फोर्स है, अंदर की एक शक्ति है कि जिसको लंबी साधना लंबी प्रैक्टिस के बाद इसको जनरेट किया जाता है। सिंसियर प्रैक्टिस लंबे समय तक करते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की एक विल उत्पन्न होती है और वो विल से अंदर की जो है इम्पोर्टेंट जो प्रोसेसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है या उसको डायरेक्ट किया जाता है। जैसे कि प्राण की प्रक्रिया है तो प्राण की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है और उसको डायरेक्ट भी करना पड़ता है। जैसे प्राणायाम जब अंदर शुरू होते हैं तो प्राणायाम के अंदर प्राण को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ को पर इसके पहले लंबे समय तक और प्रकार की प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है ताकि एक प्रकार की अंदर से विल क्रिएट हो। और विल भी अलग अलग प्रकार की तावरिया जी ने बताई है कि इंटेलेक्चुअल विल है, स्पिरिचुअल विल है, न्यूट्रल विल है। सामान्य व्यक्ति के अंदर हमेशा न्यूट्रल विल होती है, फिर थोड़ा वो प्रोग्रेस करता है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल विल डेवलप होती है और बाद में स्पिरिचुअल विल डेवलप होती है। जब स्पिरिचुअल विल डेवलप होती है तो व्यक्ति जो भी चाहे वो कर सकता है और लंबे समय के लिए कर सकता है। इफ दिस कैन बी डन वन हैज़ ए विल, इफ दिस कैन नॉट बी डन वन हैज़ विल। अब यहाँ दोनों बार विल शब्द का उपयोग किया है, पर एक बार विल में W कैपिटल है और दूसरी बार में V जो है W छोटा है। तो एक का मतलब है संकल्प, अंदर का जो एक फोर्स जिसको उन्होंने कहा ना अभी आगे कि ये एक फोर्स है विल, तो एक फोर्स कहें या एक अंदर का सही माने में एक संकल्प का है वो है। और दूसरी जो विल है वो एक सामान्य इच्छा के रूप में है। तो हमारे अंदर जब तक विल डेवलप नहीं होती है, मतलब जो रियल संकल्प डेवलप नहीं होता है, संकल्प शक्ति जो रियल चीज़ में एक फोर्स के रूप में, तब तक तो हमारे अंदर सामान्य इच्छा ही होती है। जैसे कि एक साधना के बारे में कुछ देखा सुना और इच्छा हो जाती है चलो हम कल से ये साधना करते हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर न जाने कितनी प्रकार की साधना है, क्या क्या बताते जाते हैं। और फिर व्यक्ति ऐसा थोड़ा इसके अंदर आ जाता है कि भाई चलो ये साधना करते हैं। एक विल इच्छा के रूप में उत्पन्न होती है पर उसके अंदर ओरिजिनल विल नहीं है, इसीलिए ये इच्छा जो है वो लंबे समय तक चलती नहीं है। वी शैल कम टू दिस लेटर। नाउ these doors or walls, they are on both sides of the central passage in section 2A. It is many patterns of this life। अब सेक्शन 2B के अंदर इस जन्म की बहुत सारी मेमोरी पैटर्न जो है वो बताई है और वो सेंट्रल पैसेज जो है, जो प्रमुख मार्ग है जहाँ से अंदर इम्पल्स आता है, तो वहाँ दोनों साइड के ऊपर ये डोर और वाल बने हुए होते हैं। और ये सेक्शन 2 के अंदर भी है और सेक्शन 2A के अंदर है और 2B के अंदर भी है, पर 2B के अंदर के वाल जो है वो हमेशा बंद रहते हैं
उसका कारण भी वो बताएंगे। एंड इन सेक्शन 2B इट इज़ मैनी पैटर्न्स ऑफ ऑल प्रीवियस लाइव्स, और अनेक जन्मों के जो मेमोरी पड़ी है वो मेमोरी पैटर्न जो है वो सेक्शन 2B के अंदर पड़ी है। वेरी मर्सीफुली सेक्शन 2B इज़ नॉट सपोज टू ओपन अप एट ऑल इन अ नॉर्मल पर्सन, और ये भगवान की कृपा है कि सेक्शन 2B जो है वो हमेशा हमारा बंद रहता है। हम पूर्व जन्म की मेमोरी को कभी भी बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजर होता है, क्योंकि इसमें मेमोरी जो है वो चाहे कितनी भी पुरानी हो सकती है, हज़ारों साल पुरानी भी कोई मेमोरी अंदर से निकल आएगी और हमको वो डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए ये जो है सेक्शन 2B उसको भगवान ने बंद रखा है। सेक्शन 2A द डोर्स ओपन एंड शट विदाउट कंट्रोल, तो ये जो इस जन्म की मेमोरी है उसके जो वाल जो है वो चालू बंद अपने आप में होते रहते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दिस हैपेज़र्ड मैनर इन विच दे ओपन एंड क्लोज और डू नॉट ओपन और डू नॉट क्लोज लीड्स टू वेरियस ड्रिफ्ट्स। These drifts come in as disturbances to our normal thinking, especially when we are engaged in prayers or japa or serious study. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, हम जप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करते हैं, और हमारा अनुभव होता है कि थोड़ी देर के अंदर ही ड्रिफ्ट चालू हो जाती है, मतलब दूसरे प्रकार के विचार चालू हो जाते हैं। हमें जो ध्यान करना है, एक चीज़ के ऊपर ध्यान करना है, या एक मंत्र के ऊपर हमें जो जप करना है, उससे हम थोड़ी देर के अंदर ही ड्रिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, तो थोड़ी देर में ही वो शब्द या ध्यान छूट जाता है और अंदर विचार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर ये जो वाल जो है, तो ये जो वाल अंदर अपने आप में चालू बंद रहते हैं, इसकी वजह से ड्रिफ्ट जन्म लेती है। ड्रिफ्ट मतलब एक विषय के दूसरे विषय पर चले जाना, और ये ड्रिफ्ट की वजह से अंदर डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न होते हैं, और जब डिस्टर्बेंसेस आ गए तो फिर कोई भी जो हम साधना कर रहे हैं वो साधना का भंग हो जाएगा, इसके ऊपर हम टिक नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि और प्रकार की साधना की बहुत ज़रूरत है कि जिसके द्वारा हमारे अंदर ये सेक्शन 2A के ऊपर थोड़ा काम हुआ हो, कि उसके जो वाल है, उसके डोर्स है, वो हमारे थोड़े कंट्रोल में आए, ताकि हम ध्यान जब करने बैठे तब वो अपने आप में चालू बंद नहीं हो जाए, या इससे ड्रिफ्ट या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट जो होता है वो सब होना बंद हो जाए। तो इसको मेथोडिकल साधना या पद्धति कहते हैं, कि उसमें हमने पहले कुछ कर लिया, उसके बाद में ये किया, और फिर एक पॉइंट के ऊपर अब हम शांति से बैठ सकते हैं और हमारे अंदर जो है विचार सब शांत हो रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको साधना करनी है इसके लिए, कि हमारा क्यों ध्यान नहीं लगता है, हमें क्यों जप में हमें टिक नहीं पाते हैं। इसका कारण ये अंदर की गड़बड़ी ये है कि वाल जो है वो हैपेज़र्डली चालू बंद हो जाते हैं। मोर सो व्हेन द ratio in registration area is 2482, in which case 4 and 8 represents emotions and sex, and so violent storms are constantly experienced. With these storms come our moods, and with our moods the same person can be good, nice, bad and unapproachable। तो ये जो हमारे अंदर जो IESM केंद्र है, एक 5 मिनट के बाद ब्रेक आ सकता है, ब्रेक के बाद हम फिर से भी ज्वाइंट हो सकते हैं। तो हमारे अंदर जो इमोशनल और सेक्स सेंटर्स है, उसके अंदर हमेशा एक कुछ ना कुछ वायलेंट स्टॉर्म्स, एक तूफान अंदर चालू रहता है, वो हमें अनुभव होता है। जब हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या कुछ ऐसी घटना घटती है, कोई हमारा इंसल्ट कर देता है, कोई हमें बुरी बात कह देता है, या कोई सेक्स का आवेग आ जाता है, तो ऐसे दरमियान जो है वो एक स्टॉर्म अंदर क्रिएट करता है,
और इसके द्वारा हमारे जो मूड्स हैं अंदर, वो मूड्स भी चेंज हो जाता है। और इसीलिए एक ही व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि कभी वो व्यक्ति एकदम अच्छी तरह वर्तन करता है, कभी और बहुत अच्छा है, कभी एकदम निकम्म की तरह वो ये बिहेव करता है, और कभी कभी जैसा कोई टेढ़ा आदमी है इस तरह वो करता है। तो अलग एक ही व्यक्ति एक ही है, पर क्योंकि उसके मूड अलग अलग हो जाते हैं, और मूड अलग होने का कारण ये 2482 के अंदर एक फ्लक्चुएसन हमेशा बना रहता है, और ख़ास करके 4 और 8 के अंदर, मतलब इमोशनल और सेक्स सेंटर के अंदर फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम रजोगुण और तमोगुण भी कह सकते हैं कि ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण बनते रहते हैं। और इसकी वजह से हमारे यहाँ अंदर व्यक्ति चाहे एक मूड अलग अलग होता है, और इसीलिए व्यक्ति चाहे एक ही हो, उसके अलग अलग रूप बाहर निकल आते हैं। There are times when we say we swallowed our pride, or we just swallow it. Even if it is bitter, this can happen under different conditions. A. If our parents were to say something angrily. B. If our boss were to say something angrily. C. If a person is strong and big and we are afraid, so we remain quiet. तो हम कई बार कहते हैं कि भाई हम ये जो है कड़वा जो एक घूंट पी लेते हैं, कई बार हमें कुछ एक कोई इंसल्टिंग फील होता है, या हमारा जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमें कड़वा घूंट पी लिया हो, और ऐसा हम कहते भी है, बात में भी कहते हैं। तो ये जो है वो अलग अलग कंडीशन के अंदर इसके भी ये अलग अलग स्थिति होती है। जैसे कि अगर हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते हैं तो हम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। दूसरा, अगर कोई बॉस है वो हमें हमारे पर गुस्सा करता है, तो वहाँ भी हम उसको वहाँ रिएक्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ गुस्सा किया तो नौकरी चली जाएगी। पहले के अंदर माँ बाप के प्रति जो प्रेम होता है, भाव होता है, इसीलिए हम थोड़ा सह लेते हैं कि उनको रिएक्ट नहीं करते हैं। और तीसरी, कई बार ऐसी कोई बड़ी व्यक्ति मिल जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉडी वाली व्यक्ति है, मस्कुलर बॉडी है, और हमसे कुछ हमारे सामने वो आ जाता है और वो कुछ करता है, तब भी हम हेल्पलेसली कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? हमें पता है कि भाई इसके साथ हम लड़ नहीं सकते हैं, हम डर जाते हैं, और वहाँ भी हम रिएक्ट नहीं करते हैं। तो तीनों स्थिति अलग अलग है, और तीनों में रिएक्शन नहीं होता है, उसका अलग अलग कारण है। अब क्या है वो यहाँ बताते हैं। नाउ इन ए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी कीप क्वाइट। तो माता के पिता के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट होता है, इसीलिए हम शांत रहते हैं। एंड बरी आवर थॉट्स, और हम हमारे विचार को दबा देते हैं, दैट इज सप्रेस देम। बी, हियर वी सप्रेस आवर थॉट बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर जॉब। तो दूसरे के अंदर नौकरी जाने का भय होता है, इसीलिए हमें हमारे विचारों को दबाना पड़ता है। और तीसरा, हियर वी सप्रेस आवर थॉट बिकॉज वी आर जस्ट अफ्रेड, वी लैक फिजिकल एंड मॉरल करेज। तो तीसरी कोई बड़ी व्यक्ति होती है, मतलब मस्कुलर बॉडी वाली या स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होती है, उसके आगे भी हम विचार को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार 3 प्रकार की व्यक्ति है। तीसरी जो मजबूत व्यक्ति होती है, उसको सामने भी हम कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। Whatever the reason, we suppress our reaction, but thoughts are difficult to suppress. If you suppress once, they come before you demanding expression 10 times. You suppress them 10 times,
and they come before you demanding expression 100 times, and in doing so cover a deep groove like happening in a gramophone record. अब जो है यहाँ हमने क्या किया कि रिएक्शन को सप्रेस किया है, हमने विचारों को सप्रेस नहीं किया है। ठीक है, हमने जो हम जो उसको रिएक्ट कर सकते थे वो हमने नहीं किया। उसके सामने हम बोलना चाहते थे कि भाई हम रिएक्ट करें, उसको भी बता दे कुछ ऐसा, पर वो रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसके अलग अलग कारण तो हमने देखे। पर हमारे अंदर जो थॉट आ गया एक प्रकार का, उसको सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप मानो कि आपने एक बार इसको सप्रेस भी कर लिया तो वो ये दूसरी बार इतनी फोर्स से वो फिर एक बार नहीं 10 बार आएगा वही थॉट उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ये हमारा अनुभव भी होता है कि जैसे कि कोई हमें कुछ कहता है तो हम थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, पर थोड़ी देर के बाद में अंदर से फिर से एक नया वेव आता है और ऐसा होता है कि अभी उसको बोल दे, उसको ज़रा बता दे। फिर थोड़ा हम मन को शांत करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद और ज़ोर से आता है कि नहीं उसको तो ज़रा बताना ही पड़ेगा, वो बार बार ऐसा कर रहा है। तो ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि इस तरह हम जितना इसको दबाते हैं इतना और ज़ोर से और रिपीटेडली वो आते जाते हैं। अगर उसको 10 बार दबाया तो फिर वो 100 बार एक्सप्रेस होने के लिए फिर से आ जाएंगे। तो इस तरह की कंटिन्यूटी हमारा विचार के अंदर होती है। और वो कैसा है कि जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जो पहले के ज़माने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, उसके अंदर वो एक नीडल होती थी और नीडल से जब नीडल इसके अंदर घूमती थी उसके ग्रूव के अंदर तो गाना बजता था। पर कई बार क्या होता था कि अगर ग्रामोफोन रिकॉर्ड ख़राब है तो वो पिन जो है वो कोई जगह पर अटक जाती है और फिर एक ही प्रकार का आवाज़ आता है या एक ही लाइन रिपीट होती रहती है। कोई गाने की लाइन है तो एक ही लाइन रिपीट होगी क्योंकि वही ग्रूव के ऊपर अभी ये जो है पिन अटक गई है। ये यहाँ एक एग्जांपल से बताते हैं। एंड इन डूइंग सो carve a deep groove like it happens in a gramophone record, and you must have noticed that the needle, once it enters this groove, goes on repeating, but one can pick up the needle arm and push it further or simply stop playing and discard the record. तो इस तरह भी हमारे दिमाग के अंदर भी इस तरह के ग्रूव बन जाते हैं और ग्रूव के अंदर ही हमारे विचार घूमते रहते हैं। ये जो हमने सप्रेस कर लिए विचार, तो बार बार वही विचार आएगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी। इस प्रकार के सेम टाइप के विचार अंदर, जिस तरह ग्रामोफोन रिकॉर्ड के अंदर वो नीडल अटकने से सेम घूमता रहता है, इसी तरह के विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं और इसी को ही हम ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग का मतलब ये है कि एक ही टाइप के विचार बार बार आते रहना। तो ये हमारे अंदर एक ब्रूडिंग जन्म लेता है और वो डिपेंड करता है, आधा घंटा भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है। कोई ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं तो एक घंटा उसके अंदर यही चलता रहता है। तो ये ब्रूडिंग बहुत ख़राब चीज़ है। ख़राब इस माने में है कि उस समय हमारी बहुत एनर्जी का वेस्ट होता है। एक ही विचार बार घूम के आता है और हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हमारी वो पूरी एनर्जी खा जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि जब हमारा ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग हो जाते हैं तो थक जाते हैं हम। तो यही चीज़ ये हमारे अंदर होती है। जब सप्रेशन नहीं करना है, सप्रेशन होगा तो इस तरह की हकीकत बनेगी। But you are helpless here because you have no will, for will can discard the record within, leave the needle arm, and absence of this, that thought just drives you mad. अब क्योंकि हमारे अंदर विल नहीं है, जो आगे जिस तरह की रियल विल बताई इस तरह की, तो उसके अभाव के अंदर क्या होगा कि ये बार बार इसी प्रकार के
विचार हमें आते रहेंगे और हम पागल जैसे बना देंगे। एक ही विचार, एक ही प्रकार का ब्रूडिंग होता है तो हम पागल जैसे हो जाते हैं। रिमेंबर व्हेन दिस हैपन्स यू सी बिफोर योर माइंड्स आइज एवरी डिटेल ऑफ व्हाट हैपन्ड व्हेन यू फर्स्ट सप्रेस्ड इट। विथ ईच रिपीटेशन you add something, you say or do mentally what you ought to have done and which you did not do। ये बहुत सारे वर्णन जो है, हमारा पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ये वर्णन किया है कि जब हम फिर मेंटल आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जब किसी के साथ हम रियल आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, तो फिर अंदर ही एक बड़बड़ाहट चालू हो जाता है, अंदर ही एक मोनोलॉग चालू हो जाता है और मेंटल आर्ग्यूमेंट हम करते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति हमारे सामने ही, क्योंकि वो पूरी डिटेल्स जो है वो फिर से रिपीट होती है, एवरी टाइम वो रिपीट होती है, रिपीट होता है सारी सिचुएशन। तो आँख के सामने वो चीज़ आ जाती है कि वो व्यक्ति है अभी मेरे सामने है जैसे, और वो मुझे इस तरह बोल रही है। ऐसा पूरा जो चीज़ हो गई उसका रिपीटेशन बार बार यहाँ होता है, और हर रिपीटेशन के अंदर हम उसके अंदर माइंड में, हमारे ही माइंड के अंदर हम कुछ बोलते रहते हैं, जैसे कि उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं या हम उसका भी इंसल्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और मज़े की बात यह है कि कभी कभी तो ऐसी घटनाएं 10 साल 15 साल 25 साल पुरानी है, कभी सडनली ऐसी घटना कुछ याद आ जाती है हमें, और हमारे अंदर से अपना ही रिएक्शन चालू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमने उसको दबा दिया था, तो अभी भी वो चीज़ अंदर पड़ी है। और जब वो सामने आती है आंखों के सामने, तो हमारे अंदर एक रिएक्शन आ जाते हैं, और आज भी हम अंदर ही अंदर झगड़ते हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी चीज़ क्यों न हो, आज भी हम वही उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके अंदर साथ झगड़ा करेंगे। ये एक अजीब सी घटना होती है, और हर व्यक्ति का ये अनुभव कोई ना कोई समय हर व्यक्ति इसमें से पसार तो हुई होती है। इसीलिए यहाँ बहुत हूबहू तावरिया जी ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन या इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड सच सप्रेस्ड थॉट्स आर सो मैनी विथ ईच इंडिविजुअल, वी शैल कम टू दिस लेटर, बट रिमेंबर इट इज़ मेंटली टायरनी विच वन एक्सपीरियंस। अब एक प्रकार का ये मानसिक त्रास होता है, टायरनी, एक जैसे कोई जुल्मी राजा होता है और किस तरह वो जुल्म करता है, इसी तरह हमारे अंदर एक प्रकार का ये जुल्म होता है, और वो हम खुद ही जुल्म करने वाले भी हम हैं और विक्टिम भी हम हैं। तो यहाँ इस तरह की एक रमत चालू रहती है। एंड योर रेशियो 2:4:8:2, स्पेशली 4 and 8 लैंड कलर। और इसके लिए ज़्यादातर जो जिम्मेदार है वो इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर, जो इसके ऊपर कलर चढ़ाते रहते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर है, बहुत लंबा पैराग्राफ, बहुत सारी बातें बताई है, पर ये हम सबका अनुभव से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। और ये ब्रूडिंग जो है वो तो हर व्यक्ति के अंदर कभी न कभी जन्म लेता है। जैसे ही कुछ अनचाही चीज़ घटित हुई और उसके बाद में फिर वो चीज़ ब्रूडिंग का रूप ले लेती है थोड़ी देर के बाद में। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रूडिंग बैक अकाउंट्स एंड कुड रूइन वंस हेल्थ टोटली। वी से व्हाट इज ईटिंग यू अवे, इट इज़ सो बैड एज दैट। अब ये चीज़ को यहाँ ब्रूडिंग या बैक अकाउंट भी उसको कहते हैं, जो पुराने जो अकाउंट है उसको उखेड़ के फिर से अंदर चालू हो जाते हैं, और ये हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है, शारीरिक हेल्थ को भी और मानसिक हेल्थ को भी। और हम कई बार कहते हैं ना कि इस आदमी को कुछ अंदर से कुछ खा रहा है, तो इस तरह का हम शब्द प्रयोग करते हैं कि जैसे कोई इसको अंदर से कुछ खा रहा है। तो ये बात यहाँ व्हाट इज़ ईटिंग यू अवे, ऐसा जैसे हम कुछ पूछते किसी को, भाई तुम्हें क्या खा रहा है अंदर से, क्या तकलीफ़ है तुमको, तो ये चीज़ अंदर बनती है, और ये बहुत बुरी चीज़ हमारे लिए होती है, साधक के लिए तो खास। नाउ इफ दिस ब्रूडिंग और बैक अकाउंटिंग इज very strongly impressed
by emotions and or sex, one can become unbalanced and slide down to lunacy. अब अगर वो चीज़ जो है वो जब बनते हैं, इस तरह का ब्रूडिंग अंडर चालू होता है और उसके ऊपर अगर ये सेक्स सेंटर और या इमोशन सेंटर का या दोनों का प्रभाव अगर उसके ऊपर पड़ता है, वो उसको इम्प्रेस करता है इस ब्रूडिंग को, तो आदमी एकदम अंदर अस्थिर हो जाता है, बार बार ये विचार चालू रहता है और अनबैलेंस हो जाता है, अंदर अस्थिर हो जाता है और जैसे कि एक पागलपन की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। क्योंकि बार बार ऐसे विचार आते हैं तो, और कभी कभी तो वो शब्द का रूप ले लेते हैं। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जब अकेली होती है तो बरबर करती रहती है और ओरली भी वो बरबर करती है, तो इतना अंदर इतना भरा हुआ है कि वो अंदर रहता नहीं है, फिर शब्द का रूप ले लेता है। और जब व्यक्ति अकेली पड़ती है, वो देखती है कि यहाँ कोई नहीं है, तो व्यक्ति वो इस प्रकार का बोलना उसका चालू हो जाता है और ये एक पागलपन की एक निशानी है। And those who need doctor's attention see everything so clearly as if it is there happening before them in every detail, even though the incident may be years old. और यही बात है कि वो चाहे कितना भी पुराना इंसिडेंट क्यों ना हो, पर जब वो आँख के सामने आता है तो जैसे वो चीज़ कल ही हो गई हो, इस तरह इतनी डिटेल से। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसी घटना घटती है तो वो बहुत डीपली वो अंदर ग्रूव हो जाती है, वो डीप रूटेड अंदर ये हो जाती है। इसकी वजह से वो जब बाहर भी आती है तो ऐसी फुल डिटेल लेके आती है, एज इफ जो ये घटना कल ही घटित हो गई हो। और फिर जैसे हम उसको देखते हैं, और ऐसी व्यक्ति को डॉक्टर के अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि अंदर से ये सब सारा पिक्चर्स उसका बहुत सारा चालू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है और ये जो है वो ऐसा महसूस करती है व्यक्ति के जैसे अभी ये सारी चीज़ें हो रही हो। नाउ टेक ए डिफरेंट केस, ऑल सिम्टम्स आर सेम, all the processes are same, but the thoughts that keep repeating endlessly, like a deep groove in a gramophone record and deeply impressed by emotions, could be so called religious, and the individual will see in all detail everything happening actually and would dance and sing with joy and claim darshan of his or her favorite god or goddess. अब यहाँ एक और गंभीर बात कही है, ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि जैसे एक ऊपर की उन्होंने बात बताई कि ऐसे इस तरह की कुछ घटना होती है और व्यक्ति अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये ब्रूडिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसके अंदर इमोशन और सेक्स सेंटर का कलर चढ़ जाता है। तो वो जो है अब दूसरा एग्जांपल यहाँ देते हैं कि एक व्यक्ति है, जैसे ये आगे जिस तरह ये ग्रामोफोन की ग्रूव की बात की थी, वही बात यहाँ भी कर रहा है कि दूसरी एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी इस प्रकार की ग्रामोफोन की पिन अटक गई है, मतलब उसके विचारों के अंदर, और उसके इमोशंस बहुत कलरिंग हो गए हैं। तो ऐसी व्यक्ति शायद अगर वो रिलीजियस कोई व्यक्ति हो तो क्या होगा कि ये चीज़ें जो उसने कभी कुछ सोचा होगा इस तरह का, उसकी कुछ इच्छा अंदर डीप में पड़ी होगी, वही चीज़ वो रूप आकार लेके उसकी आंखों के सामने आती है और इतनी हूबहू आती है कि उसको ऐसा ही लगता है कि ये पूरी हकीकत है। और उस चीज़ में हो सकता है कि जो वो व्यक्ति कोई जिस देव देवी को मानता है या भगवान को मानता है, वही उसको दिखाई देता है दर्शन के रूप में, और व्यक्ति गदगदित हो जाती है, नाचने लगती है, गाने लगती है, जैसे उसको
दर्शन हो गया, सचमुच परमात्मा का दर्शन हो गया। तो यहाँ भी हकीकत तो यही है कि अंदर जो व्यक्ति ने सोचा था ये इसके सामने घटित हो रहा है, न कि कोई देवी देवता आके उसको दर्शन दे रहे हैं। पर क्योंकि ये जब इमोशन ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है व्यक्ति के अंदर कि ये क्या गड़बड़ी है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब तो रियल है। तो इस प्रकार के हेल्यूसिनेशंस, खास करके भक्ति मार्ग के अंदर इस प्रकार के हेल्यूसिनेशन की बहुत संभावना होती है, और रियलिटी के बदले एक व्यक्ति इस तरह की फैंटेसी में चला जाता है, और कई बार इस तरह का उसके अंदर ये चीज़ इतनी हावी हो जाती है कि वो समझ ही नहीं सकती है। अगर कोई उसको समझाने जाता है तो उसके साथ में उसकी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये समझने की बात ये है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति को होता है ऐसा नहीं, पर हम जो कहते हैं सो कॉल्ड रिलीजियस व्यक्ति होती है, जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर डूबी रहती हैं, इन लोगों को भी ऐसी चीज़ होने की संभावना होती है। ये बहुत गंभीर बात है। अब उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बोथ आर इक्वली सफरिंग फ्रॉम मेंटल सिकनेस। देखो ये दूसरी चीज़ को भी उन्होंने मेंटली सिकनेस कहा, जिसको हम कहते हैं कि अरे उसको तो दर्शन हो गया। कई लोग देखते हैं हम ना, धुनते हैं, इसको माता जी आया है, इसको ऐसा हुआ है, और धुनते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। कोई तो कुछ चालाकी से कंकु निकालता है, न जाने क्या क्या लोग करते हैं, खेल करते रहते हैं। और पर हकीकत ये है कि ऐसी व्यक्ति जो होती है वो भी पहली वाली जो व्यक्ति है जो ब्रूडिंग करती है और अंदर गुस्सा करती है, ऐसी ये दूसरी वाली व्यक्ति भी, उसका डिफरेंट इतना ही है कि वो एक अच्छे प्रकार का दर्शन करती है, इसे खुश होती है। वो पहले वाला ब्रूडिंग वाला व्यक्ति अंदर गुस्सा में है, नाखुश है, खाली फ़र्क इतना ही है। बोथ आर इक्वली सफरिंग फ्रॉम मेंटल सिकनेस बिकॉज neither the bad nor the good visualize pictures as if real. Both are hallucinations. In the second case, it is the suppressed wish to have darshan being deeply impressed, but we normally consider the former person as sick and envy the other as a spiritual person advanced, but both are sick mentally. यहाँ बहुत गंभीर बात कही है। ये कोई ऐसी ऊंची आत्मा ही कह सकती है, इस तरह की हिम्मत कर सकते हैं। सामान्य आदमी ऐसे कह नहीं सकता, नहीं तो लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि खास करके भक्ति वाले लोग कि भाई ये क्या कह रहे हैं। पर ये हकीकत है, जिसने साइकोलॉजी का पूरा स्टडी किया अपने अंदर और बाहर, वही इस तरह की ये बात कर सकते हैं कि ये जो चल रहा है अंदर, वो विजुअलाइज जो हो रहा है वो कुछ अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है उसके अंदर, और पर उसको इस तरह का लगता है कि एज इफ इट इज़ रियल, ऐसे कि कोई हकीकत हो रही है, इस तरह उसको लगता है। पर ये एक हेल्यूसिनेशन, एक भ्रमना होती है। और ये जो दूसरा केस जो है, जो सो कॉल्ड रिलीजियस व्यक्ति जो है, उसका केस जो है, जिसके अंदर क्या था कि इसको दर्शन की कोई अभिलाषा उसके अंदर डीपली पड़ी हुई थी, और वो चीज़ कभी इस तरह की एकांत के अंदर वो चीज़ घटित हो जाती है, बाहर निकल आती है। पर उसके अपने ही थॉट है, कोई बाहर से कुछ नहीं आता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो पहला केस है उसको हम सिक पर्सन कहते हैं, और ऐसा दूसरे केस के जिसको कहते हैं कि भाई इसको तो दर्शन हो गए, ऐसे व्यक्ति को हम स्पिरिचुअली एडवांस मानते हैं और इसकी ईर्ष्या करते हैं कि ओ देखो इसको तो भगवान के भी दर्शन हो गए, हम तो यहाँ के यहाँ रह गए। इस तरह की हमारे अंदर एक ये होता है। पर दोनों हकीकत के अंदर मेंटली सिक है। ये बहुत बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। इफ़ गॉड फॉरबिड्स द डोर्स ऑफ सेक्शन 2B वर टू ओपन, देन व्हाट हैपन्स। अब जो आगे बात उन्होंने एक छोड़ी थी, ये यहाँ लास्ट में कवर करते हैं कि मान लो कि भाई हमारे अंदर सेक्शन 2B में जो अनेक जन्मों की जो मेमोरी पड़ी हुई है, मेमोरी पैटर्न्स है, अगर किसी दिन अचानक वो सेक्शन 2B जो है वो खुल जाता है तो क्या होता है। तो कहते हैं कि
A series of pictures, memory patterns of say 1000, 5000, 50,000 years earlier could be released in the stream, and suddenly one sees and hears something so different. Language, dresses, persons, scenes, and if dreadful, a sort of fear grips a person. अब देखो कि व्यक्ति की ये मेमोरी खुल गई और 5-10,000 50,000 साल पहले का निकल आया, तो वो उस समय में तो जो होगा वही दिखाई देगा। 5-10 साल 1000 साल पहले जो भाषा चल रही थी, जो ड्रेस पहने जाते थे, जिस तरह की बातें होती थी, वो सब चीज़ें वो देखेगा और वो शायद हो सकता है इतनी भयानक हो कि ये व्यक्ति डर जाएगी। द पर्सन कंसर्न सीज ऑल दिस एज इफ रियल, और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जैसे ये सचमुच में सब सही चल रहा है। एंड वी हैव नोटेड दैट नथिंग रियल इज सीन, जो कुछ दिखाई देता है वो हकीकत में कुछ सच होता नहीं है, वो अंदर का जो दबा हुआ चीज़ है वही बाहर आती है। वो मेमोरी चाहे 1000 साल पुरानी हो या इस जन्म की।